हेलो बच्चों, न्यू इंडियन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आपको साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला अपना चैप्टर है साइंस के अंदर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसके अंदर देखते हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा इत्यादि। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन को ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों एवं जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश में इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका निश्चित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में जंतु समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं व अन्य खाद्य पदार्थों फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। अब देखिए, इसके अंदर अपने पास फसल की परिभाषा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। यानी कि एक ही किस्म के पौधे, जैसे गेहूं के पौधे हैं, उनको सभी को एक बड़े स्थान पर उचित पैमाने में उगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। और वो किसकी फसल हो जाएगी? गेहूं की फसल। उसके लिए उदाहरण है अपने पास गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके हैं? गेहूं के हैं। ऐसे ही अपने चने की फसल है, सरसों की फसल है, गुआर की फसल है। ये सब क्या हैं? फसलें हैं, फसलों के प्रकार। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे निम्न प्रकार हैं। पहले अपने पास खरीफ की फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो जून से सितंबर तक जो फसलें बोई जाती है और काटी जाती है उनको क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल बोलते हैं। उसके उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, बाजरा इत्यादि। गंवार भी आता है इसके अंदर। जो अभी बारिश के मौसम में जो फसलें बोई जाती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। अब दूसरी है रबी की फसलें। शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? अक्टूबर से मार्च तक के बीच में उगाई जाने वाली सभी फसलें क्या है? रबी की फसलें हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसलों के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। यानी गर्मियों में कौन कौन सी दालें और सब्जियां उगाई जाती है। और वैसे एक और फसल होती है जिसको जायद की फसल बोलते हैं, जिसमें सभी प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। आधारित फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली एवं आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं।
तो ये अपने पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है चरण अपना, बुआई करते हैं। तीसरा उसके बाद खाद और उर्वरक देते हैं। चौथा सिंचाई करते हैं। फिर खरपतवार अनावश्यक पौधे होते हैं उनसे सुरक्षा करते हैं फसल की। फिर फसल की कटाई कर लेते हैं और कटाई के बाद जो अपने को अनाज प्राप्त होता है उसका क्या कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं। तो ये क्या है, चरण है ये फसल तैयार करने के चरण। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। तो उसका पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। तो इसके अंदर अब फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु एवं कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले सजीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने और पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। तो जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को पलटने, उलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या है? जुताई कहलाती है। मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। इसे कैसे करते हैं? इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी या लोहे के बने होती हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इसे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली प्रकार से मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में के उपयोग के लिए प्रमुख औजार है। हल क्या होता है? प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैल की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, ऊंट, घोड़े की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है। दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल या एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। चित्र दे रहा है अपने को 1.1 ए में। देखो ये है अपने पास 2 बैल दे रखे, इसके बीच में हल है और एक आदमी पीछे है। तो ये बीच में लगी है तो हल शेफ्ट है और ये जोत है, डंडा टेढ़ा है और फोल है वो नीचे जो दस्ती है वो। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी एवं मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। जैसे अपने को ये चित्र दिया, ऊपर इसमें मूड़ी प्लेट है, ये पकड़ है, एक हैंडल है, जोत है और छड़ है। इसके बाद है कल्टीवेटर। आजकल
जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। इसके बाद अब बुआई। बुआई फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। यह जल पर तैरते हैं। अच्छे एवं स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है। अच्छे बीज होंगे वो तो नीचे जाके जम जाएंगे पेंदे में, और जो भी हल्के होंगे वो खराब होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। तो औजार क्या है? परंपरागत औजार। परंपरागत औजार से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को बेधकर बीज को स्थापित कर देते हैं। जैसे ये राहल के अंदर बीज बोने का पारंपरिक तरीका। इसके बाद है ड्रिल, सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी तक द्वारा ढके जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला यानी कि नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए? धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो खाद एवं उर्वरक की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, यानी उसकी पोषकता बनी रहती है, उसके लिए बनाए रखने के लिए क्या है? खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली फसल पौधों को देखा, जबकि खेत के में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों एवं जंतु अपशिष्ट में प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग एवं केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप। मूंग एवं चने के बीज लेकर इन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए।
इन पर ABC निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इनमें पानी की मात्रा समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। ये क्रियाकलाप करना है, घर से करके देख लेना। क्या तीनों गिलासों में पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी के सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे और गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनर्पूरण होता रहता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब देखिए खाद एवं उर्वरक में अंतर है। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी कि इसको मानव द्वारा निर्मित किया गया है। खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक से पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। सारणी 1.1 में खाद और उर्वरक के बीच में अंतर बताएंगे। खाद के लाभ क्या है? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी व सरंध्र होती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इसके आगे का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।